आज आपको एक मैं यात्रा कराने वाला हूं दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत के इतिहास पर। वो हो गया जितना आपने लिखा था दर्शन वर्शन का, वो सब हो गया। यूपीएससी में कुछ प्रश्न दक्षिण भारत से आते हैं और एंशिएंट टाइम में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। आज अभी आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन है, आज आखिरी दिन है जो प्रचारक का। कर्नाटक में जितने भी पोल आते हैं उसमें यह दिख रहा था कि बीजेपी पिछड़ गई है, लेकिन कल की जो रैली हुई है मोदी जी की, उस रैली में इतना ज्यादा जोर लगाया गया है, उस जोर के कारण ऐसा लग रहा है कि फिर चीजें वापस हुई हैं। क्या ऐसा हुआ है? तो दक्षिण भारत का बड़ा महत्व है भारत की राजनीति में, और आमतौर पे इतिहास पढ़ाने वाले लोग दक्षिण भारत के इतिहास को हल्का कर देते हैं जो उत्तर भारत के इतिहास पढ़ाने वाले लोग हैं। आप दक्षिण भारत के बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं हैं। इसके पीछे की मानसिकता क्या है कि आपको दक्षिण भारत पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको दक्षिण भारत की यात्रा कराएंगे और उस यात्रा में आप ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, और एक वहाँ समाज बना संगम समाज। तो संगम समाज का मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी, इस समाज में कुछ ग्रंथ लिखे गए, अगस्त ऋषि का क्या महत्व था, 3 संगम हुए। वहां पर जैसी उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था थी वैसी वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती, वहां क्षत्रिय वर्ग ही नहीं दिखता। तो व्यवस्था क्या है, वहां पे सिस्टम क्या है, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर क्या है, आज इसकी पूरी यात्रा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण भारत के बारे में हम समझे कि दक्षिण भारत, हम आज की क्लास के बाद आप लोग थोड़ा जाकर मैप भी देखेंगे कि दक्षिण भारत में कहाँ क्या क्या स्थान है और मैं क्या क्या बता रहा हूं। तुम 2-4 पेज ले लो जाके वहां से। नहीं, तुम भले ही सुनते रहो, लेकिन कुछ चीजें जो हैं महत्वपूर्ण चीजें, हाथ चलता रहना चाहिए, ये क्लास में आदत बनाओ। दक्षिण भारत, सबसे पहले आप देखेंगे कि दक्षिण भारत हम किसको मान रहे हैं। तो विंध्य पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत में जो विंध्य पर्वत है, जो विंध्य पर्वतमाला है, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत का मतलब है विंध्य पर्वतमाला। क्या मतलब है? विंध्य पर्वतमाला। आज जाकर फिजिकल मैप देखना, वहां देखना कि विंध्य पर्वतमाला कहाँ है, क्योंकि कुछ काम आप भी करना। आप ये सोचो कि हर चीज मैं आपको यहां दिखाऊंगा, वो नहीं करूंगा मैं, कुछ काम आपके लिए भी होंगे। तो विंध्य पर्वतमाला से लेकर सुदूर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक जो हिस्सा है उसको हम बेसिकली कहते हैं दक्षिण भारत। तो विंध्य पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं दक्षिण भारत। उसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत होता है। अब दक्षिण भारत में भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको कहते हैं दक्कन। क्या कहते हैं? दक्कन। इसके लिए एक शब्द आता है दक्षिणापथ। एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा दक्षिणापथ तक व्यापारिक मार्ग जाता है, तो वो दक्कन के क्षेत्र तक वो व्यापारिक मार्ग जाता था। और ये जो क्षेत्र है, अगर आप देखें, नर्मदा से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी, एक नर्मदा नदी है यहां पर, अगर आप देखें, नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है दक्कन का।
नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन का क्षेत्र। समझ में आई बात? और इसको ये पूरा जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र आज के समय में एक राज्य जहां इलेक्शन हो रहा है वही क्षेत्र है, कर्नाटक। अब जाके मैप में देखना, कर्नाटक का ही क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। ठीक। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं तमिल क्षेत्र। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा एक नदी है, इसीलिए विजयनगर जो साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी पर ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए विजयनगर और बहमनी राज्य में संघर्ष हुआ और एक युद्ध लड़ा गया, राक्षस तांगड़ी युद्ध। वो सब बाद की बात है, केवल इतनी बात समझना कि ये क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र पर जिसका राजनीतिक रूप से नियंत्रण होगा वो उत्तर भारत की राजनीति में भी बड़ा सक्रिय होगा। इसीलिए पूरी शक्ति झोंक दी गई है अभी सरकार के द्वारा। इतनी लंबी रैली कभी मोदी जी ने नहीं किया। लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का पूरा एक लंबा यात्रा उन्होंने किया है। एक मतलब आप ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तमिल क्षेत्र जो है, ये तमिल क्षेत्र नहीं, ये जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर पूरा प्रभाव बनाया जा सके। तो दक्षिण भारत में दो हिस्से, दक्कन और तमिल। तमिल क्षेत्र समझो क्या है। इस भाग के अंदर अगर आप देखें तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का पूरा हिस्सा कन्याकुमारी तक, मतलब यहां पर अगर हम देखें कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का पूरा हिस्सा कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये पूरा हिस्सा हम देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? तमिल क्षेत्र। क्या कहलाता है? तमिल क्षेत्र। अब समझिएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बड़ा संघर्ष रहता है। संघर्ष में मेन क्षेत्र यही है, तमिल क्षेत्र। तमिल क्षेत्र के लोग कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, कि अगर राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी तो हमारा बड़ा ही विरोध है इस बात का। बड़े मुद्दे हैं इन पे। आप विश्व की जो राजनीति को देखेंगे उसमें भी ये पूरा मुद्दा आता है। श्रीलंका में यही तमिल लोग थे जिसके आपस में बड़े विवाद थे। किसके साथ? सिंहली समुदाय। जो श्रीलंका का मूल समुदाय है वो समुदाय कौन सा है? सिंहली। सिंहली के साथ तमिलों की लड़ाई थी और बाद में उसका एक नेता था जो तमिलों का, प्रभाकरन, जिसने एक संगठन बनाया था लिट्टे, जिसको समाप्त करने के लिए राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी थी। इसी कारण से बाद में उनकी हत्या भी हुई थी। तो समझना इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यह मुद्दा है और भारत सरकार अक्सर इस बात को देखती भी रहती है। तमिलनाडु की सरकार तमिलों के मुद्दों पर हमेशा भारत सरकार को कहती है कि हमारे लोग श्रीलंका में रहते हैं, उन लोगों के हितों को देखा जाना चाहिए। इसीलिए एक क्षेत्रीय मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो क्या बात समझ में आ रही है? तमिल क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां इस पूरे क्षेत्र को द्रविड़ इलाका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविड़। इसको द्रविड़ क्षेत्र भी कहते हैं। ये द्रविड़ क्षेत्र है, ये द्रविड़ियों का क्षेत्र है। ठीक। अब अगर हम बात करें संगम काल की, इसमें क्या हुआ? इस पूरे क्षेत्र में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है वो यहां पर आपको राज्य निर्माण की प्रक्रिया दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? राज्य निर्माण की प्रक्रिया। थोड़ा एक दो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में
चोल, चेर, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में चोल, चेर, चेर ये लिख रहा हूं, पांड्य जैसे राज्य हमें दिखाई देते हैं, राज्य हमें दिखाई देते हैं। तो राज्य निर्माण कहां हुआ सबसे पहले? तमिल क्षेत्र में। कहां हुआ? तमिल क्षेत्र में। अगर हम थोड़ा और आपको पीछे लेके चलें, उसके बाद संगम पे आए, एक ऐतिहासिक विकास देखो। ऐतिहासिक, किस पूरे क्षेत्र का कैसे विकास यात्रा रही, ये पूरा क्षेत्र कैसे डेवलप हुआ। जैसे आप कहते हैं ना कि पाषाण काल, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाषाण काल में भी अलग अलग चरण दिखाई देते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, है ना, पूरे चरण दिखाई देते हैं। अब दक्षिण भारत में भी क्या ये सब दिखा? अगर दिखा तो कैसे? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा यहां का इतिहास भी प्राग इतिहास से मिलता है, मतलब पाषाण काल से यहां की जानकारी मिलती है। प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल से जानकारी। क्या जानकारी है? प्राग इतिहास काल का मतलब क्या है? पत्थरों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया उसको कहते हैं प्राग इतिहास, है ना। इसमें लिखिए एक दो लाइन। दक्षिण भारत के मानव संस्कृति को, दक्षिण भारत के मानव संस्कृति को प्राग इतिहास काल से भी, प्राग इतिहास काल से भी जोड़कर देख सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं। इस क्षेत्र में हमें, इस क्षेत्र में हमें पूरा पाषाण काल से संबंधित, इस क्षेत्र में हमें पूरा पाषाण काल से संबंधित हैंड एक्स, पूरा पाषाण काल से संबंधित हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति का विकास दिखाई देता है। हैंड एक्स संस्कृति, हैंड मतलब क्या है? कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। इसीलिए इस पूरी संस्कृति को, जो दक्षिण भारत की यहां की संस्कृति, उसको हैंड एक्स संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया? हैंड एक्स संस्कृति। इसमें आप देख रहे हैं कि हैंड एक्स संस्कृति कहा गया। आगे लिखिए। इस संस्कृति का पता हमें अत्रि पक्कम, इस संस्कृति का पता हमें अत्रि पक्कम, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले? अत्रि पक्कम। हाँ, यहीं से कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स हाथ की बनी हुई, वो भी पूरा पाषाण काल की। इस संस्कृति की जानकारी हमें अत्रि पक्कम, फिर बांध मदुरै, बांध मदुरै, बांध मदुरै से प्राप्त होती है, बांध मदुरै से प्राप्त होती है। इस समय का मानव, इस समय का मानव शिकारी था। क्या था? शिकारी था। तो कुल्हाड़ी लेकर कुछ ना कुछ जरूर करता होगा, पेड़ काटता होगा
या जानवर को छीलता होगा, चमड़ा उमड़ा। देखो, कोई भी उपकरण बनेगा तो उसके उपयोग है। जैसे आपने पूरा पाषाण काल को देखा था, तो उस समय आप दक्षिण भारत पर आए नहीं थे, जो लोग स्टार्टिंग में होंगे क्लास में। अब हम जब दक्षिण भारत को शुरू कर रहे हैं तो हम सीधे आ रहे थे संगम काल पे, लेकिन हमको लगा कि इससे जोड़कर बता दें तो आपको एक पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। इतिहास कंटिन्यूटी एंड चेंज है। तो यहां आपको दिखाई दिया ऐतिहासिक विकास में कि प्राग इतिहास का भी यहां पर आपको रूप दिखता है। एक ऐसी संस्कृति दिखती है जिसको हैंड एक्स संस्कृति कहा गया, और उसके साक्ष्य अत्रिपक्कम और बांधमुदरे से मिले हैं। और ये जो बांधमुदरे स्थान है, यहां हमें कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले। और यहां इसके अलावा और भी जानकारी क्या मिलती है कि इस समय का मानव शिकारी था, आखेटक था। अभी जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। एक यहां संस्कृति मिलती है महापाषाणिक संस्कृति। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। दक्षिण भारत हमारी सबसे कमजोर नस है और यूपीएससी दक्षिण भारत से प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति, ये सारी चीजें संगम काल से पहले हमें दिख रही हैं दक्षिण भारत में। महापाषाणिक संस्कृति, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी संस्कृति होगी जहां बड़े बड़े पत्थरों के साथ कुछ न कुछ होता होगा। यहां दक्षिण भारत में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं, शव के ऐसे स्थान मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों से उन्हें घेर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे समाज में जो काफी हाई प्रोफाइल लोग रहे होंगे। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। महापाषाणिक संस्कृति में आप देखते हैं कि महाकब्र मिलती है, कब्र नहीं महाकब्र, और वो जो महाकब्र है उनको बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया गया है। समझ में आया? और ये भी दक्षिण भारत में हमें मिलता है। थोड़ा 2 लाइन लिख दो कि याद रहे तुम्हें। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के बाद, दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के बाद तमिल क्षेत्र में, नवपाषाणिक संस्कृति के बाद तमिल क्षेत्र में जिस संस्कृति का उभार हुआ, तमिल क्षेत्र में जिस संस्कृति का उभार हुआ उसे महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति के लोग लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। इस संस्कृति के लोग लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। इससे प्रश्न आपके सामने कभी भी आ सकता है। इस संस्कृति के लोग लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा काले और लाल रंग के मृदभांड अपने प्रयोग में रखते थे। इसके अलावा काले और लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग करते थे। यहां के लोगों की जानकारी उनकी बस्तियों से नहीं है। यहां के लोगों की जानकारी उनकी बस्तियों से नहीं है। यहां के लोगों की जानकारी उनकी बस्तियों से नहीं है, अपितु उनकी बड़ी कब्रों से है। अपितु उनकी बड़ी कब्रों से है। कब्रों से है। लोग कहते हैं कि एक दिन सबको कब्र में चले जाना है। नहीं, दफन।
कब्रों से है, बड़े कब्रों से है। हाँ, बड़े कब्रों से है, मतलब बड़े बड़े कब्र मिले हैं जिसको बड़े बड़े पत्थरों से घेरा गया है। इस संस्कृति का समय 100 बीसी से 300 बीसी तक माना जाता है। इस संस्कृति का समय 100 बीसी, 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, बीसी बोलना हो, एडी बोलता तब ईस्वी होता। 100 बीसी से 100 नहीं, 1000 बीसी, सॉरी 1000 कर देना, 1000 बीसी से 300 बीसी, 1000 जो आपने 100 लिखा है उसको 1000 बीसी से 300 बीसी, इनका समय 1000 बीसी से 300 बीसी तक का समय रहा। यह आपने समझा थोड़ा सा इसका इतिहास। आपको ये बात समझ में आई होगी कि एंशिएंट टाइम में भी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो रहा था और कैसे कैसे यहाँ पे संस्कृति आगे बढ़ रही थी। अगला पॉइंट बनाइए अब, संगम काल।